हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम अपना नॉवल पढ़े थे खूबसूरत इंतकाम, जिसके राइटर का नाम है सुफिया कुरैशी। तो चले बगैर इस इंतजार के हम अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 3। तोबा चलो यहाँ से ईशल और परिशों से खींचती हुई लाइब्रेरी तक लाई थी, जिसके गुस्से का ग्राफ कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था और मुसलसल पछतो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। लाइब्रेरियन ने भी इन तीनों को तीखी नजरों से घूर कर देखा था, जैसे तुम तीनों यहाँ सब स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रही हो। यहाँ बैठो चुप करके। परिशे ने उसे मिनहल के बराबर में बिठाया था, जो आज पूरे एक हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी आई थी और लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। उसने नोटबुक पर चलता पेन रोककर पहले तुबा को, जो अभी अभी गुस्से से भरी बैठी थी, फिर सामने बैठे ईशल और परिशे की तरफ देखकर सवालिया ब्रो उचकाए। उससे ही पूछो क्यों ये आसमान पर इतना बरस रही थी, परिशा ने कहा था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे तूबा विजदान खान को पागल बोलने की। वो बोली भी तो पश्तो में, जो तीनों में से किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी। तीनों ने समझी से एक दूसरे को देखा। तूबा, हमें पश्तो नहीं आती, जो बोला है उर्दू में बोलो। मिनहल ने टेबल पर से एक किताब उठाकर उसके सर पर दे मारी थी। उस्मान ने तुम्हें नोट्स देने से क्या मना किया, जो तुम उसे मारने पर ही चढ़ गई। ऐसे कौन करता है तुबा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। तुबा के बताने पर ईशा ने कहा, चलो कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुबा अपनी जगह से उठते हुए बोली थी, क्यों, तुम्हें भूख क्यों लगी है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने 2 बर्गर खाए और कोल्ड ड्रिंक पी थी। प्रीशा ने कहा, वो तो कब का हजम भी हो गया, पूरा आधा घंटा हो गया वो सब खाए हुए। तोबा है तुबा, तुम कितना खाती हो, कभी देखा है खुद को खा खा कर कितनी मोटी होती जा रही हो। प्रीशा ने कहा, तूबा खाने की बहुत शौकीन थी, उसे बस हर वक्त खाने को चाहिए होता था। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं कितनी भी मोटी हूँ, मुझे तो बस लजीज खानों से प्यार है। तूबा ने कहा था, हाँ भूख तो वैसे मुझे भी बहुत लगी है, मैं भी चलती हूँ। मिनहल ने कहा, ठीक है आ जाओ। मिनहल जब तक टेबल पर से अपनी किताबें समेटने लगी थी, तीनों लाइब्रेरी से निकल कर उसका इंतजार करने लगी थी। जैसे उसने एक किताब उठाई, उसमें से एक खूबसूरत सा कार्ड फिसल कर उसके कदमों में जा गिरा। उसने झुककर कार्ड उठाया और बिला इरादा उलट पलट कर देखा, ये कार्ड मेरी बुक में कहाँ से आया। उसने सोचते हुए हाथ में पकड़े कार्ड पर दोबारा नजरें जमाई। कार्ड के ऊपर एक सुरख दिल बना हुआ था और उसके नीचे बड़े बड़े जली हरूफ में एक शेर दर्ज था। तुम कुछ भूल गई हो, कुछ यादें हैं हमारी, कुछ बातें हैं तुम्हारी, तुम्हें याद हो ना हो मुझे सब याद है। शेर पढ़ के उसकी आंखों के सामने वही अक्स लहराता है और सांप पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक उठती हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आया था ये कार्ड उसकी बुक में किसने रखा था। ना उसमें किसी का नाम लिखा था। मिनहल, जल्दी आओ ना, सो गई हो क्या? प्रीशा ने उसे बाहर से आवाज लगाई थी। आ रही हूँ। वो कार्ड वापस से किताब में रख कर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई थी। मेरी जात में तो इस कदर शामिल है कि मेरी सांस भी अपनी नहीं लगती। इमान ने किचन में कदम रखा ही था, उसे वहां की हालत उस वक्त ऐसी लगी थी जैसे किचन में जल्जला आया हो, जिसकी शिद्दत इमान ने 9.7 रिकॉर्ड की थी। हर चीज अपनी जगह से बेतरतीब दिखाई दे रही थी। फर्श पर जगह जगह अंडे और अंडों के छिलके पड़े दिखाई दे रहे थे और साथ ही आटे के डिब्बे ने भी सलामी पेश की हुई थी। कहीं टूटे हुए ग्लास की किर्चियां बिखरी हुई, लेकिन वो इन सब चीजों की परवाह किए बगैर वो पिंक कलर का घुटनों से ऊपर टॉप पर ब्लैक जीन्स पहने, बालों का जोड़ा सा बनाए, जो बाल सिल्की होने की वजह से आध खोलकर उसकी कमर पर झूल रहा था। काउंटर के पास खड़ी सामने सेट के मोबाइल में उसने कोई रेसिपी लगा रखी थी और वही चीज देख वो बनाने के जतन कर रही थी। वो इन सब चीजों से पलांग कर संभलते हुए काउंटर तक आया था। प्रीशा क्या इजाद करने की कोशिश कर रही हो? काउंटर की पुश से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे फुर्सत से उस चेहरे को तकते हुए पूछ रहा था। वो अपने काम में इतनी मगन थी, वो उसका वहां आना नोट नहीं कर सकी थी। एक पल के लिए वह चौंकी थी। इलेक्ट्रिक बीटर रोक कर हैरत से इमाद को देखा था। इमाद ने उसे चुड़ैल चिशमिश से आज परिचय कहकर मुखातिब किया था। हैरत से उसे ये इस सदी का सबसे अजीब वाकया लगा था। क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो? माना मैं खूबसूरत और साथ हैंडसम भी हूँ, अब इस तरह देख कर नजर तो ना लगाओ। बच्चे को खुद की तरफ देखते हुए बोला था, है ना, हैंडसम और खूबसूरत लोगों ने भी अपने बारे में कितनी खुशहमियां पाल रखी हैं। समझ से बाहर है। वो साथ झटक कर कहते हुए वापस अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी। मैं खुशहमियां पालना पसंद नहीं करता, तुम्हें क्या मालूम लड़कियां मेरी पर्सनैलिटी पर कितना मरती हैं। वो कॉलर खड़ा करते हुए अकड़ लहजे में बोला। सीरियसली माँ, उसकी बात पर पीछे की हंसी छूटी थी। माँ, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ, जो तुम पर मरती है ना, वो शायद अंधी होंगी, क्योंकि मुझे तुम में ऐसी कोई भी बात नहीं लगती जो तुम पर मरा जाए। वो तरह कर बोली। बात तो मुझे भी तुम में कोई ऐसी नहीं लगती, लेकिन मैं तो फिर भी तुम पर मरता हूँ। उसे गहरी नजरों से देखते हुए जजब से बोला था। प्रीशा उसकी बात पर ठटकी थी और साथ केक का बैटर बीट करते हुए एक पल के लिए रुकी थे। इमाद, अगर ज्यादा फैले ना तो मैं ये ही केक का बैटर तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी, वो गुस्से से बोली थी। उंडेल दो, वैसे भी तुम जो बनाती हो वो खाने लायक तो वैसे ही नहीं होता। इमाद ने शरारत से लब बेंच कर बोला। अगर तुम्हारा हो गया हो ना, तुम यहाँ से दफा हो सकते हो, मेहरबानी होगी, वरना ऐसा ना हो मैं अपने कहे पर अमल कर बैठूं। उसने कहते हुए बायां हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वह ठटका था। उसने गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा और कई लम्हों तक देखता रहा। फिर अचानक से उसकी हंसी का फवारा उसके मुंह से निकला था। वो उसे देखता रहा और हंसता चला गया और हंसता रहा। क्या दौरा पड़ गया है जो यूं हंसे जा रहे हो? प्रीशा ने नागवारी से उसे देखा और मुंह दूसरी तरफ फेर कर अपना काम करने लगी। वो घूमकर उसकी तरफ आया और उसका मुंह देखते हुए फिर हंसने लगा। इमाद, मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो चीखी थी। इमाद ने केक के बैटर में उंगली डुबोकर उसकी नाक पर फेर दी, दोबारा चेहरे को देखा और हंसते हुए किचन से बाहर निकल गया था। प्रीशा कल मिला कर रह गई थी। उसने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर अपने चेहरे के सामने किया था तो उसे इमाद की खुद पर हंसने की वजह सामने आ गई थी, जहां उसके चेहरे पर केक का बैटर, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या लगा होता, जो शायद काम करने के दौरान
लग गया था। वो उसको देख देख कर हंस रहा था। वो खुद को किसी पेस्ट्री से कम नहीं लगी थी। उसे जी भर कर अपने पुअर पर गुस्सा आया था, लेकिन अभी उसके पास गुस्सा करने का वक्त नहीं था। उसे केक बेक करने के बाद पूरा किचन भी समेटना था, वरना किचन की हालत देखकर सलमा ने उसकी खूब खिंचाई करनी थी। फिर उन लोगों को थोड़ी देर बाद शॉपिंग पर भी जाना था। वो कब से अपनी सैरंगेज आंखें कार्ड में लिखी तहरीर पर जमाई बैठी थी। उसकी लावनी खमदार मुड़ी पलकों की जंबिश ही बता दे रही थी कि वो उसी दुनिया में मौजूद है, वरना तो वो कोई मूर्ति बनी गुमान हो रही थी। मिन्हल आपी कहाँ है आप? उर्वा उसे आवाज देते हुए लॉन में ही चली आई, जहां वो ताजी हवा में कोई किताब पढ़ने के लिए बैठी थी। जैसे उसने किताब के एक दो वर्ग पलटे थे, उसे वही कार्ड किताब के बीच में नजर आया था, जो उसे उसी किताब में से सुबह यूनिवर्सिटी में मिला था, और उसने वापस से उसी किताब में रख दिया था। जब से कार्ड को हाथ में लिए उसी पर लिखी तहरीर पर गौर करने में लगी थी, क्योंकि वो शेर को बहुत अच्छे से पहचान सकती थी। ये शेर उसने अक्सर शारिक बकौल उसके बोंगे से सुना था। ये वही शेर था जो वो अक्सर गुनगुनाया करता था, लेकिन उस दिन शारिक के ऑफिस में भी ये शेर उसकी समातों से टकराया था। और अब ये कार्ड क्या मतलब हो सकता है, वो समझ नहीं पाई थी। अब वो उर्वा की आवाज पर चौंकर होश में आई थी। उर्वा, ये क्या कर रही हो? वो जोर से चिल्लाई थी। साथ उसके हाथ से फ्रूट सैलेड का बाउल भी झपटा था। मिन्हल ने जो अपने खाने के लिए जो फ्रूट सैलेड का बाउल और जूस का ग्लास सामने छोटी सी मेज पर रखा था, उसी के सामने वाली कैन की कुर्सी आराम से बैठी उस पर हाथ साफ करी थी। उठाओ इस जूस के गिलास को और खुद ही खत्म करो। उसे सख्त गिन आती थी कि अगर कोई उसके खाने पीने की चीज में से खा लेता था। उस हरकत पर वो झल बुन जाया करती थी, फिर उस चीज के खाने से शदीद कराहत करती थी। क्या हो गया है आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे किसी हराम प्लीज जानवर ने आपके खाने पर मुंह मार दिया। वो नहायत खुशी से जूस का गिलास उठाती हुई कुर्सी की पूछ से टेक लगाकर बैठी थी। उसके तो मजे ही आ गए थे कि किचन जाए बगैर ठंडा ठंडा जूस का गिलास उसे मिल गया था। हाँ, बस फ्रूट सैलेड से महरूम रह गई थी। क्यों गले फाड़ फाड़ कर मुझे आवाजें दे रही थी? मिन्हल ने सेब का टुकड़ा मुंह में रखते हुए पूछा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उर्वा ने अपने सर पर हाथ मारा। ईशल आपी का फोन आया था, वो कह रही थी आप रेडी हो जाएं, वो लोग शॉपिंग के लिए यहीं से पिक करती हुई जाएंगी। उर्वा ने बताया। शॉपिंग पर क्यों आपी? आपको तो पता ही है दिल मामू का, वो बगैर बताए कभी भी अर्जुन भाई और ईशल आपी की शादी का आजकल में ऐलान कर देंगे कि फलां डेट को उनकी शादी है, जैसे उन्होंने उनके निकाह के दिन सबके सर पर बम फोड़ा था कि कल अर्जम और ईशल का निकाह की तकरीब है। हम लोगों ने कितनी मुश्किल से एक दिन में सारी तैयारी की थी। इस बार भी दिल मामू का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उन लोगों ने पहले से शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी। रात में ऐसे अपने पर पिलाने शुरू कर दिए थे। फिजा में फैला मदम अंधेरा, ठाटे मारती डूबती उभरती लहरों का पटकता शोर। चांद धीरे धीरे अपनी दूर देहा रोशनी का हर चीज को जगमगा रहा था। दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी का समंदर के पानी में भी नजर आ रहा था। एक तारों का आसमान सर पर था तो दूसरा जैसे समंदर पर उतर आया था। बादल जैसे लहरें उसके पांव से आकर लिपट रही थी। उसने थोड़ी घुटनों पर रखकर बाजू उनके गिर्द लपेट लिए। एक सुकून का एहसास उसकी रगों पे में सरायत कर रहा था। उसने ये मंजर अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी ब्राउन कांच की आंखों में कैद करना चाहा था। शायद रात का पैर होने की वजह से उस वक्त साहिल पर एक वीरानी सी छाई हुई थी। वो चारों शॉपिंग और पास रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद साहिल पर चले आए थे। ईशल आहिस्तगी से उसके बराबर में बड़े से पत्थर पर आ बैठी थी ताकि उनका इन हमाक ना टूटे। ईशल, तुम यहाँ कब आकर बैठी? मीना ने हवा से उड़ते बाल कान के पीछे अड़ेसते हुए मुस्कुराकर पूछा था। जब तुम समंदर को नजर लगाने की कोशिश में लगी हुई थी। ईशल ने नहरों को देखते हुए हंसते हुए बोली। इमाद, वो मैं तुम्हें इस समंदर में फेंक दूंगी। प्रिशे की आवाज पर दोनों मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा जो गुस्से के जब से सुर्ख होते चेहरे के साथ हाथ में क्लच दिए इमाद को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। इसका मतलब था इमाद ने फिर उसे कुछ कहा था। कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का भी। ईशल और मिन्हा ने नफी में सारी लाया था। वो चारों यूनिवर्सिटी के लान में एक घने दरख्त के नीचे बैठी थी। तूबा प्रिशे मोबाइल पर झुकी कुछ देख रही थी। ईशल मिन्हल से बातें कर रही थी जो दरख्त से टेक लगाए गुमसुम खोई खोई बैठी थी। मिन्हल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब ईशल को लगा वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है और ना ही उसकी बात का जवाब दे रही है, वो काफी देर से अकेली ही बोले जा रही है। ईशल ने उसे कंधे से हिलाया था। हाँ हाँ, क्या हुआ? मिन्हल को जैसे होश आया था। मिन्हल, तुम्हें होता क्या जा रहा है? हर वक्त गुमसी बैठी पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो। मेरी समझ से बाहर है। तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। वो ठीक तो कह रही थी, वो ऐसी तो कभी नहीं थी। फिर अचानक से न जाने उसे क्या हुआ था, क्यों उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता था। ये आज की बात नहीं, ऐसा उसके साथ चंद दिनों से हो रहा था। या ये कह दो जब से शारिक ने यूनिवर्सिटी से रिजाइन दिया था। जब से यूनिवर्सिटी आने से भी उसे हर दर्जा बिजारियत सी होती, वहां उसे एक अजनबियत सी महसूस होती। वह दिल्ली से लेक्चर अटेंड करती, कोई नहीं पूछा था कि मिस मिनहल आप आज लेट क्यों आई? आपने टेस्ट क्यों याद नहीं किया? आपने असाइनमेंट नींद में बनाया था या क्या? उसे लगता था आसपास उसके दिल फरेब कलोन की महक आसपास चकरा रही है। जब वो उसकी खुशबू से चौंक कर इधर उधर देखती तो जब वो कहीं नजर नहीं आता तो उसे उलझन सी होती। उससे कोई बात भी करता तो वो ऐसी गुमसुम बैठी अपनी सोचों में खोई रहती थी। उसे किसी से बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। और ये दिल ऐसी नादानियां क्यों कर रहा था वो समझ कर भी समझना नहीं चाह रही थी। मुझे लगता है उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। जब मेरी नॉवल के हीरोइन को मोहब्बत हुई थी वो भी अक्सर इसी तरह ख्यालों में खोई खोई बैठी अपने हीरो के बारे में सोचती रहती थी। प्रीशा ने नजरें बेदस्तूर स्क्रीन पर रखते हुए ही बोली थी। ईशल और तुबा ने मशकूक नजर से मिनहल को देखा था जो उनके इस तरह देखने से सरपटा सी गई थी। फिर जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई मोहब्बत हब्बत नहीं, लेकिन अलामतें तो सारी वही वाली हैं जो मर्जी इश्क में होती हैं। तूबा कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते बोली थी। साथ ईशा प्रीशा से भी ताई चाहिए थी। तूबा इज राइट। प्रीशा तूबा के हाथ में मौजूद चिप्स के पैकेट में से खाती हुई बोली थी। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। ईशा ने कहा, अब ये भी बता दो किससे हुई है, कौन है वो? तूबा के पूछने पर उसकी आंखों के सामने शारी का चेहरा लहराया था। मिनल के लबों पर मुस्कुराहट से उभरी थी। कहाँ खो गई? तीनों ने सवारी नजरों से देख रही थी। तुम सब तो हो गई हो पागल, वो कहकर जल्दी से वहां से उठ गई थी। जलाजम मोहब्बत वो खुद से छुपाई फिर रही थी, कहीं गलती से भी इन पर अयाना हो जाए, इसलिए उसने वहां से उठने में ही आफियत जानी थी। बंद आंखों में
दिखता है खुली आंखों में भी, मेरी आंखों को उसे देखने की आदत सी हो गई है, हर वक्त छाया रहता है दिलो दिमाग पर वो कहीं, मेरे दिल पर उसकी हुकूमत तो नहीं हो गई है। उसके उठते ही तीनों ने जोरदार कहका लगाया था, चच चच ये तो गई काम से। मुतासफ सी ईशल दाएं बाएं गर्दन हिलाकर सोच रही थी। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, शायद मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसे इतनी जल्दी आने पर भी देर हो गई थी और अर्जुन जानता था वो अपना काम किसी के लिए रोकर नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। वो वक्त का पाबंद जुबहो था। उसका असूल ये था, जैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता तो हमें भी उसकी तरह अपने काम को भी नहीं रोकना चाहिए। ब्राउन थ्री पीस में वो चेहरे पर संजीदगी के तसव्वुरात लिए दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा, जिसकी फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, अब ये उसका दूसरा प्रोजेक्ट था, जिसकी प्रेजेंटेशन वहां मौजूद ऐसे कंपनी के मैनेजर, कंपनी ऑफ मार्केटिंग सुपरवाइजर और बिजनेस क्लाइंट को अपने मखसूस धीमे लहजे में समझा रहा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। अजम भी वहां चेयर घसीट कर बैठ चुका था। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा और हमें उस पर जल्दी से जल्दी वर्क स्टार्ट करना होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। वो वहां बैठे मौजूद सबसे बोला था। उसका समझाने का अंदाज ही इतना अच्छा था कि किसी को दोबारा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से बारी बारी सब चले गए थे, सिवाय अर्जम और उसके। मैं तुझसे ये थोड़ी पूछूंगा तू मीटिंग में लेट क्यों आया। शारिक अपना कोट उतारकर चेयर की बैग पर डालते हुए बोला था, अगर तू पूछ भी लेगा तो मैं कौन सा बता रहा हूँ। अर्जम भी उसके अंदाज में बोला था। शारिक अब शर्ट के कफ खोलकर आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड कर रहा था। शारिक के कहने पर अर्जम ऐसे कंपनी का 50% शेयर होल्डर पार्टनर था, तो ऐसा कर पूरी शर्ट जो उतार दे। अर्जम जो कब से उसे देख रहा था, जिसने पहले कोट उतारा, फिर कफ खोलकर आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाई, फिर जब उसने शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले तो वो चिढ़कर बोला था, मैं उतार देता लेकिन तू मेरे बाइसेप और पैक्स देखकर जेलस होगा। वो हंसते हुए संजीदगी से बोला था, मैं तुझसे ही तो जेलस होगा यार, तुझे पता तो है मुझसे नहीं पहने जाते ये कोट वगैरह, सख्त उलझन होती है मुझे उनसे, बस मजबूरी में पहने पड़ते हैं। वो सरबराही चेयर घसीट कर बैठ चुका था। वो वाकई ऐसी ड्रेसिंग पसंद नहीं करता था, ना उसे शौक था। वो बहुत सोबर सोबत तबीयत का मालिक था। रात को बिजनेस पार्टी में शराफत से ढंग का तैयार होकर आ जाना वो खास सिर्फ तेरे लिए ही रखी गई है। अर्जम ने कहा था। शादी का जेट कंप्लीट होने की खुशी में ऐसे कंपनी की तरफ से आज रात खास तौर पर शादी के लिए बिजनेस पार्टी मुनक्किद की गई थी। जी अब्बू जान, जैसा आपका हुक्म। शारिक ने इशारे से कहते हुए साथ मोहब्बत अंदाज में सर को हल्का हम भी किया था। अर्जम ने एक फाइल उठाकर उसे खींच कर मारी थी। कमीने अगर मेरी आंख पर लग जाती तो शारिक ने बवक्त उसका इरादा भांपते हुए फाइल खींच ली थी, वरना तू फाइल का कोना उसकी आंख पर ही जा लगता तो क्या होता, तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अंधा ही होता। अर्जम ने हंसते हुए लापरवाही से कंधे उचकाए थे। भाई भाई मुझे इस पख्तून से बचा लो। जब भी वहां सासम सांस बुरी तरह भागते हुए मार दाखिल हुआ था, शारिक और अर्जम ने नासमझी से उसे देखा था कि यह अचानक से कहाँ से टपक पड़ा था। इमाद तुम इंसानों की तरह नहीं आ सकते। अर्जम ने उसे डपटा था। ये इंसानों की फुर्सत में शुमार ही कब होता है, मुझे तो ये कोई मरीज से आई हुई मखलूक लगता है, अजीब ही हरकतें करता फिरता है। शुक्रिया शारिक अहमद उर्फ मिनहल का बोंगा मेरी इतनी तारीफ करने का। शारिक की चेयर के पीछे छुपे ही उसने अपनी तारीफ वसूल की थी। कहाँ है ये माल, मुझे इसका आज कातिलेआम करना है। अरेज गुस्से से ढारता हुआ वहां आया था, जिसका चेहरा गुस्से के जब से सुर्ख हो रहा था, जिसका मतलब था इमाद ने फिर उसे कोई पठानों वाले लतीफे रख कर सुनाए थे। क्या हो गया तुम लोगों को, ये ऑफिस है, थोड़ी तमीज नाम की कोई चीज रख लो, शारिक ने कहा था और साथ अपनी चेयर के पीछे से इमाद को भी निकाला था। अरेज आराम से बैठ। अर्जम ने उसे बैठने का इशारा किया था। अर्जम तो वो अपने भाई को समझा ले, वरना मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। आज तक इस दुनिया में इमाद अदील शाह को समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इमाद गर्दन तान कर फखरिया अंदाज में बोला। साथ अरेस ने भी उसे लाने से नवाजा था। माई प्लेयर जो इमाद ने सर खम करते हुए खुशी से मसूल की थी, वो इमाद ही क्या जिसने शर्मिंदा होना सीखा हो। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, अर्जम ने पूछा था। मैं रेस यहाँ पास में किसी काम से आए थे, फिर यहाँ से गुजरते हुए सोचा कि आप लोगों का हाल अहवाल पूछ लेते। इमाद दांत नुकोसते हुए बोला था, तुम दोनों हमारा हाल अहवाल तो ऐसे पूछने आए हो जैसे हमें मिले हुए सदियां बीत गई थी। शारिक फाइलों के पलंते बांधते हुए साइड पर रखते बोला, झूठ क्यों बोल रहा है, सीधा सीधा बता, तू यहाँ चाय पीने आया है कि चल अरेस हम शारिक के ऑफिस में चाय पीने चलते हैं। अरेस अर्जम से बात करते करते बोला था। चाय पीने शारिक को हैरत सी हुई थी। मैं यहाँ पार्ट टाइम में चाय का ढाबा नहीं चलाता जो तुम लोग यहाँ चाय पीने आए थे नदीदो, शारिक घूर कर बोला था। शारिक सेक्रेटरी ने दरवाजे पर से ही पुकारा था। जी मिस मिनहल। शारिक के सेक्रेटरी को मिनहल कहने पर इमाद और अरेज ने चौंक कर आंखें फाड़े शारिक को देखा था। शायद उन्हें उसकी दिमागी हालत पर खदशा हुआ था कि ये उसे मिनहल क्यों बोल रहा है। आपसे मिस्टर जॉर्डन मिलने आए। सेक्रेटरी ने कंपनी के फॉरनर पार्टनर्स के बारे में उसे इतला दी थी। आप उन्हें मेरे ऑफिस में बिठाए, मैं अभी आता हूँ। जी सेक्रेटरी बाहर चली गई थी। क्या हुआ, तुम दोनों को पागल हो गए हो, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, शारिक ने दोनों को देख कर कहा था, जो उसे अभी भी आंखें फाड़े मुंह खोले हैरत से देख रहे थे। अर्जम भाई उस दिमागी तवाजन अब तो सचमुच में खराब हो गया है। अब तो हर तरफ मिनहल ही दिखाई देती है आपको। उसने तो अब सेक्रेटरी तक का नाम मिनहल रख दिया। शारिक को समझ नहीं आया था वो बोल क्या रहे हैं। उसने सवारी नजरों से अर्जम को देखा था जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अबे और ढगन, उसका नाम भी मिनहल है। शारिक को जब उसकी बात समझ में आई तो उसने बताया था। अरेज और अमाद का एक हंसी का फवारा छोटा था। सीरियसली शारिक, उसका नाम भी मिनहल है, तेरे साथ भी अजीब सीन होता है। इमाद बदस्तूर हंसते हुए बोला। चल इमाद उठ, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया। अरेज ने उसके कान से हैंड फ्री खींची थी, जो अब बड़े मजे से टांग पर टांग रखे मोबाइल पर म्यूजिक सुन रहा था। अभी तो आए थे, इमाद ने बदमजा होते हुए कहा। अभी तो आए थे क्या मतलब, तो क्या यहाँ रहने आया था, चल जा यहाँ से, शारिक ने कहा था। इमाद ने मुंह बसोरा था। अच्छा पहले हमारे पख्तून भाई पर एक लतीफा सुनो, बहुत अच्छा है।
ने रेस को देते हुए कहा था, जो से ही घूर आता, चल सुना। शारिन ने कहा, नहीं सुना रहा वो, फिर मुझे मारेगा। नहीं मारेगा तो सुना तो सी। अर्जम ने कहा। एक पठान सुबह सोकर उठा, देखा तो उसकी बीवी मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी तुम्हारा माँ मर गई, उसका पराठा मत बनाना। और वो पठाना रेस था। ईमान ने रेस के गुस्से को देखते हुए जल्दी से वहां से दौड़ लगाई। मुझे तो हंसी नहीं आ रही। रेस दोनों को खफगी से घूरते हुए बोला था, जो हंस हंस कर एक दूसरे पर गिर रहे थे, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। ईमान, जब तू मुझसे बच गया था, लेकिन अब वो नहीं बचने का। वो रेस शर्ट के आस्तीन फोल्ड करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। पागल है दोनों के दोनों। अर्जम और शारी का मुश्तरका ख्याल था, वैसे लतीफा अच्छा था। दोनों एक बार फिर हंस दिए थे। वो बेड पर फाइलें फैलाई, गोद में रखे लैपटॉप पर धरी उसकी उंगलियां की पैड पर जल्दी जल्दी चल रही थी। साथ दूसरे हाथ में पकड़े कॉफी के मग से वक्फे वक्फे घूंट भी भर रहा था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, कम इन। वो इजाजत देते हुए वापस अपने काम में मसरूफ हो गया था। अर्जम भाई उसने आने वाले की आवाज पर सर उठाकर सामने दरवाजे की जानिब देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया करो। वो चेहरे पर सख्त तासुरात लिए दृष्ट लहजे में बोला था। मीना तो उसकी आवाज पर काम भी गई थी। जब से अर्जम आया था उसका उससे मिलने या आना नहीं हुआ था, इसलिए आज वो खुद मेरा और उर्वा अर्जम से मिलने आए थे। मिनल को पता चला अर्जम अपने कमरे में है, वो उससे मिलने ऊपर कमरे में चली आई थी। अर्जम भाई, मैं ये नहीं जानती आप मुझसे इतने सालों से नाराज क्यों हैं, और मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है, लेकिन मुझसे आपकी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे माफ कर दे। वो रोते हुए बोली थी। मिनल ने अर्जम को अपना भाई बना रखा था और वो अर्जम से बहुत अटैच भी थे। अर्जम खुद भी जैसे एक भाई अपनी बहन के लाड उठाता था, वो खुद भी उसकी सारी मनारे पूरी करता था। लेकिन अब उसे अर्जम की नाराजगी अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वो उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, लेकिन अब उसने 5 साल से उसके साथ इतना ही सख्त रवैया अपनाया हुआ था। वो वाकई नहीं जानती थी अर्जम की नाराजगी की क्या वजह या अनजान बन रही थी। वो समझ नहीं पाया था। वो तंजिया मुस्कुरा दिया, तुम तो नहीं जानती ना तुम्हारा गुनाह कसूर क्या है, और मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता। अर्जम चेहरे के तसरूत हनूज वैसे ही थे। मिन्हे ने नफी में सर हिलाया, तो मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, तुम जा सकती हो यहाँ से, गेट लॉस्ट। शकिस्ता कदमों से रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। अर्जम को उसके साथ अपने इतने सख्त रद्द अमल पर अफसोस भी हुआ था। वो उसे बहनों की तरह अजीज थी, लेकिन शारिक भी तो उसे भाइयों से बढ़कर अजीज था। इमाद, मुझे इस वक्त अपना कोई ऐसा गुनाह भी याद नहीं आ रहा जिसकी सजा मुझे तेरे साथ गाड़ी में बैठकर मिल रही हो। इमाद ने जब आले मंजा का रैप म्यूजिक कोई 10वीं बार रिपीट किया और अरेस की कितनी बार टोकने पर भी जब उसने गाड़ी की स्पीड कम करने की बजाय मजीद बढ़ाई, तो उसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठा अरेस बेजारियत से बोला था। एक तो वो ड्राइविंग इतनी तेज करता था कि सड़क से गाड़ी गुजरने के बाद भी दूर दूर तक धूल उड़ती दिखाई देती थी, और उसके साथ गाड़ी में बैठे बंदे को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि अब मरे, और ऊपर से सोने पर सुहागा। ड्राइविंग करते वक्त एक ही गाने को 1000 बार रिपीट करके सुनना, तो फिर उसके साथ बैठे बंदे को वो किसी गुनाह की सजा ही लगती थी, जैसे अभी अरेस को लग रहा था। तो ऐसे गुनाह करता ही क्यों है जिसकी सजा तुझे मेरी सूरत में मिले। ईमान म्यूजिक प्लेयर बंद करता हुआ बोला, तुझे मैंने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करने को कहा था, और हॉस्पिटल तो कब का पीछे रह गया, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। ईमान ने जब गाड़ी का मोड़ हॉस्पिटल से आगे ऑपोजिट साइड पर लिया, तो अरेज ने पूछा था, बेफिक्र है जानू, मैं बिल्कुल नहीं ले जा रहा, ईशल ने मुझे ये नोटिस दिया था। उसने डैशबोर्ड फोर्ड हुई रखी फाइल पर इशारा किया कि ऑफिस जाते वक्त ये मेरी दोस्त तुबा को दे देना। तू पता नहीं किन चक्रों में मेरे जहन से निकल गया था, अभी याद आया तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लूं, ऐसा ना हो फिर भूल जाऊं। ईमान ने गाड़ी तुबा के घर के आगे रोकते हुए उसे बताया, तू बैठ, मैं ये अभी देकर आता हूँ। ईमान सीट बेल्ट हटाते हुए बोला, तू बैठ और मैं ये देकर आता हूँ। रेज ने उसके हाथ से फाइल झपटी, मैं देकर आता हूँ, अगर तू गया ना तो उन्हें आधा घंटा सलाम दुआ में ही लगा देना है, और मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। वो कहते हुए गाड़ी से नीचे उतरा था। मुझे कई ने लापरवाही से कंधे अचकाए और वापस से म्यूजिक प्लेयर ऑन कर चुका था। तूबा देखो जरा दरवाजे पर कौन है। उन्होंने उसे किचन से ही आवाज लगाई थी, जो लाउंज में बैठी एलईडी पर कुछ देखने के साथ चिकन रोल केचप से डिप करके खा रही थी। मम्मा आप खुद ही देख लें, मैं बिजी हूँ। वो रोल का बाइट लेते हुए बोली, मुझे पता है तूबा, तुम खाने के अलावा किसी काम में बिजी नहीं हो सकती, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मुझे तुमसे बहुत बुरा पेश आना है। अच्छा खो रही हूँ। वो बुरा समूह बनाते हुए प्लेट सेंटर टेबल पर रखती हुई हाथ में बचा हुआ रोल मुंह में ठूंसते मुर्गी से उठी थी। उसका यही था, उसे खाते हुए कोई काम बोल दे तो उसे ऐसे मौत पड़ जाती थी। अब वो हर वक्त खाती रहती थी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसे कोई काम करने नहीं बोलेंगे। दरवाजा बुरी तरह पीटा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खोलते ही अरेज ने मुद्दत अंदाज में सलाम किया था। एक नजर तूबा ने स्काई ब्लू शर्ट पर ब्लैक जींस पहने गुड लुकिंग शख्स पर डाली, जो हाथ में कोई फाइल लिए नजरें नीचे किए खड़ा था। अजीब है, ये यहाँ सिर्फ सलाम करने आया था, तूबा ने सोचा था। फिर उसकी लंबी खामोशी से उकता कर खुद ही बोली थी, कौन हो, कुछ बोलोगे भी, क्या काम है। ये तो अपनी बरादरी की लग रही है। अरेज ने जल्दी से नजर उठाकर तूबा को देखा था, जिसने गहरे नीले रंग के घुटनों तक आती फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें कई रंगों के धागों से हाथ की मुल्तानी कढ़ाई की गई थी। गले में बेपरवाही से पड़ा दुपट्टा और चेहरे पर खूब सारा मेकअप थोपा हुआ था। रेस को लगा जैसे वो अभी किसी शादी की तकरीब से उठकर आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो घर में इसी तरह तैयार आती थी। पहली दफा देखने वाले ये समझते थे जैसे अभी अरेस को लगा। अरेस अभी भी कुछ नहीं बोला था, यकटक उसे ही देख रहा था। मिस तूबा को बुला दे, वो उसके खूबसूरत सरापे से नजर चुराते हुए बोला था, जी बोलिए, मैं ही हूँ तूबा। ने मिस तूबा को कहा है, मिस हथनी को नहीं। उसने तूबा के बड़े जिस्म पर चोट की थी। वो मोटी नहीं थी, उसका उठान ही ऐसा था, और वो ऊपर से खाने की बेहद शौकीन थी। मुझसे कह रहे हैं आप? उसकी बरबराहट सुनते हुए तूबा ने पूछा था। नहीं प्लीज, मुझे देर हो रही, आप मिस तूबा को बुला दे, मुझे उनको नोट्स देने ईशल ने भेजे हैं। मैं ही हूँ तूबा, लाए दीजिए। तूबा ने नोट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। मैं कैसे मानूं आप तूबा ही? अरे सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से पूछा था, लेकिन आंखों में उसकी शरारत नाच रही थी। वैसे वो आज तक किसी लड़की से इतना क्लोज
होकर नहीं बोला था। पता नहीं क्यों से तूबा से इतना क्लोज हो रहा था। मैं ही हूँ तूबा, क्या मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड लाकर दिखाऊं तब आपको यकीन आएगा? तूबा दांत पीसते हुए बोली थी। तूबा का पैमाना अब रेस होने को था। वो शख्स कब से उसके जब्त का इम्तिहान ले रहा था, वरना तो अब तक वो उसका सर भी फाड़ चुकी होती। अगर लाकर दिखा दे तो अच्छा ही होगा। वो लब पेंच कर मुस्कुराया। असल में ना, अगर ईशर को पता चल गया मैं उसके नोट्स मिस तूबा की वजह में हथनी को दे आया तो वो तुमने हमको हथनी का उसकी बात काट कर गुस्से से कराई थी। हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान से मार डालेगा। हाथी होगा तेरा बाप, तेरा माँ, तेरा पूरा खानदान हाथी, और साथ तू भिंडी के खानदान का। वो मादरी जुबान पश्तो में ही बोलना स्टार्ट हो गई थी। ओए लड़की, मेरे माँ बाप पर आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उंगली उठाकर उसे तबैया करते हुए गुस्से में तेज लहजे में बोला था। तूबा बोलते बोलते रुककर हैरान से उसे देख रही थी कि उसे उसकी जुबान कैसे समझ आई थी। वो तो पश्तो में बोल रही थी। तूबा, अब तुम किससे लड़ने बैठ गई हो? नाजिया वो अपनी बेटी के गुस्से को जानती थी। हर वक्त वो किसी न किसी से लड़ते हुए पाई जाती थी। कौन है दरवाजे पर? उन्होंने तूबा के पीछे से जाकर देखा था। मम्मा, कोई जाहिल का बच्चा आया है। वो रेस के हाथ से फाइल छीनते एक तेज नजर उस पर डालती हुई अंदर चली गई थी। अरेस बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, लेकिन सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। तुम नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम रिफत के बेटे हो ना? तुम्हें बचपन में देखा था। वक्त भी कैसे गुजर गया है, कोई सोच भी नहीं सकता। देखो आप कितने बड़े हो गए हो। मुस्कुरा कर बोली। जी, लेकिन आप मम्मा को कैसे जानती हैं? रेस हैरत से उन्हें देखते हुए बोला। मैं रिफत की दोस्त नाजिया। नाजिया आंटी, एक मिनट सोचने दें। आंखें खिलाफ में मरकूज किए फिर सोच में अंदाज वो सोचने लगा था। जी, आप शायद मम्मा के कॉलेज टाइम की दोस्त हैं। मम्मा अक्सर आपका जिक्र भी करती हैं। वो मुस्कुराई। लेकिन आप तो स्वाद में रहती थी, अब अंदर भी आ जाओ, सारी बातें यही करोगे क्या? उन्होंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। जी आंटी। वो उनके इतने असरार पर घर के अंदर चलाया था। वाजिद उनको अक्सर बिजनेस के सिलसिले में कराची में काम पड़ता रहता था, इसलिए हम यहीं शिफ्ट हो गए थे। तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं हम जहाँ आए हुए। इत्तेफाक से रिफत का नंबर भी मुझसे मिस हो गया था, इसलिए मैं उसे बता ही नहीं पाई कि मैं कराची में शिफ्ट हो गई हूँ। आंटी बस अब चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मम्मा को लेकर आऊंगा। वो जाने के लिए उठ खड़ा होता। बेटा बैठो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए तूबा को चाय बनाने के लिए बोला है। वो उसे इस तरह उठता देखकर बोली थी। नहीं आंटी, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? वो तूबा का नाम सुनकर मुस्कुराकर वापस बैठ चुका था। मैंने उसे चाय बनाने को बोला था, लगता है शायद वो चाय बनाने बैठ गई है। तुम बैठो, मैं उस लड़की को देकर आती हूँ। नाजिया उठते हुए बोली और डाइनिंग रूम से बाहर चली गई थी। वो सोफे के बैक से टेक लगाए हाथ पीछे की तरफ बांध कर इजी होकर बैठते हुए हाल हमारे ड्राइंग रूम में रखे गए डेकोरेशन शो पीस वगैरह को सताइश से देखने लगा था। वहां की हर चीज काफी खूबसूरती से डेकोरेट की हुई थी। दीवारों पर भी आराइश की गई थी। बिल्कुल सामने दीवार पर नहायत दिलकश पेंटिंग थी, जिसमें मौजूद लकड़ी के तख्तों से बना एक बेपनाह ही खूबसूरत घर सब्जाजार में था, और उसके आगे नदी बह रही थी। पीछे बैकग्राउंड में वसी चट्टानें और पहाड़ नजर आ रहे थे। उसके घर छत तक कोनी थी, और इस बंद खिड़कियों के अंदर से बेपनाह रोशनी फूट रही थी। चुनाव करने वाले का कमाल तो था ही, बनाने वाले ने भी शानदार तख्लीक की। वो पेंटिंग देखकर यही सोच ही रहा था कि किसी चीज की पटक की आवाज आई। उसने चौंक कर सामने देखा तो तूबा ने सामने शीशे की मेज पर चाय का कप जोर से पटका था। यहाँ तक उसमें चाय भी छलक कर रह गई थी। बिन बुलाए मेहमान जाहिर वो बुड़बुड़ाती हुई वहां से चली गई थी। चाय का कप देखकर अरेस को ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई थी। इतना छोटा कप ना जाने वो कहां से ढूंढ कर लाई थी, जिसमें एक घूंट भी मुश्किल होगा। उसे वो ढाबे की चाय के कप भी उससे बड़े मालूम हुए थे। उसने मुस्कुराकर सोचते हुए जैसे ही उसने कप अपने लबों से लगाया था, उसे छोटे तरीन चाय की कप की शिकायत दूर हो गई थी। ठंडी ठार दूध शक्कर से नाराज बदमजा चाय अरेस को जैसे अबकाई सी लग गई थी। उसे लगा था वो सूद की चाय बिना गर्म किए उसके सामने रख गई थी। क्या हुआ अरेस बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी? नाजिया ने उसके चेहरे पर नापसंदगी के तसरुत उभरते हुए पूछा। नहीं आंटी, बहुत अच्छी है। उसे वो नाजिया से जो उसे खुलूस भरी निगाहों से देख रही थी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला था। अरेस, मुझे तो ऐसे कह रहा था कि मैं सलाम दुआ करने बैठ जाऊंगा, लगता है खुद वहां खाना खाने बैठ गया, और खाना खाने के बाद सो भी गया। ईमान ने कलस कर सोचा था, इतनी देर हो गई उसे, ये वहां क्या कर रहा है? फोन करके पूछता हूँ। ईमान ने जल्दी से फोन मिलाया था। याद रहेगा दौरे हयात हमको भी के खूब तरसे थे जिंदगी में एक शख्स की खातिर। वो उसे पूरे घर में ढूंढते हुए टेरेस पर आई थी, और वो उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। वो उसे वही गुमसुम से खड़ी चांद को तकते नजर आई थी। ना जाने बदस्तूर कितने घंटे हो गए थे उसे यूं ही खड़े चांद को तकते तकते। मिनल, तुम यहाँ चांद को नजर लगाने में लगी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ, क्यों? उसने नजरों का मरकज बदले बगैर पूछा था। ईशर के आवाज पर भी वो हनूस उसी पोजीशन में खड़ी रही थी। फिर जरा सी उसका इन्हमाक टूटा तो वो उसकी तरफ पलटी थी। मैंने तुम्हें बताया था अजम के फ्रेंड की एक बिजनेस पार्टी में जाना है, ईशल ने कहा, और पार्टी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रहता है। तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वगैरह में। उसे साफ इनकार किया। ईशल को उसकी पार्टी में ना जाने से इनकार करने पर हैरत से हुई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मिन्हल ने किसी पार्टी में जाने से इनकार किया हो, वरना वो पार्टीज और इस तरह की आउटिंग वगैरह पर जाना उसे बेहद पसंद था। क्यों नहीं जाना? नीचे चलो मेरे साथ और जल्दी से तैयार हो। ईशल जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए टेरिस से नीचे ले जा रही थी। अरे ईशल, अरे रुको तो सही। उसने एक बार फिर पलटकर चांद को देखा था, जो अब बादल की ओट में जा छुपा था। पता नहीं उसे आज चांद में ऐसी क्या कशिश नजर आ रही थी, वरना आज से पहले उसने चांद को इतने गौर से नहीं देखा था। वो खुद ही सोचने लगी थी। मिन्हल के वहां से जाते ही बादलों में छुपा चांद वापस निकला और अपनी जान बख्शिश पर शुक्र अदा किया था। ईशर, मुझे नहीं जाना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मिनल ने उससे कहा था, जो अपनी वार्डरोब कंगाल कर उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी।
ये वाला ठीक रहेगा। ईशल ने एक डार्क पर्पल कलर की प्लेन शिफॉन की फ्रॉक निकाल कर उसके सामने की थी, जिसके सिर्फ गले और घेर में हल्का सा मोतियों से काम था। ईशल, तुम पागल तो नहीं होगी? मैं इतना हैवी और इतने गंदा डार्क कलर का ड्रेस पहनूंगी? मिनल तो चीख ही पड़ी थी। क्यों नहीं, ये हैवी तो नहीं है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, तुम यही पहनोगी, जल्दी इसे पहन कर। ईशल ने उसके हाथ में फ्रॉक थमाते हुए साथ वॉशरूम में भी धक्का दिया था और खुद ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने बाल संवारने के लिए खड़ी हो गई थी। ईशल, ये बहुत ओवर नहीं लग रहा? मैंने फ्रॉक पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। ईशल को साइड पर कुर्ती करती हुई खुद शीशे के सामने खड़ी अपना जायजा लेती हुई बोली थी, कोई ओवर नहीं लग रहा, इनफैक्ट तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे तो लग रहा है ये ड्रेस बना ही तुम्हारे लिए है और तुम खुद को शीशे में देखना बंद करोगे, मुझे अभी तुम्हारा मेकअप भी करना है। ईशल ने उससे कहा था, जो अभी अभी बुरे बुरे मुंह बनाते हुए अपने आप को शीशे में ही देख रही थी। मेकअप क्यों ईशल? हम एक बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं ना, कि किसी हम दावते वलीमा में, जो तुम इतना तैयार करवा रही हो। तुम चुप रहो और ये लगाओ। ईशल ने ड्रेसिंग की ड्रॉ में से ढूंढकर उसे डीप रेड कलर की लिपस्टिक निकाल कर दी थी। मैं ये लगाऊंगी। मिनल फटी फटी आंखों से कभी हाथ में लिपस्टिक को तो कभी ईशल को देख रही थी। मिनल, हाँ जल्दी लगाओ, ये वाली सैंडल भी पहन लेना। ईशल ने बेड के पास रखी ड्रेसिंग कि हम रंग हाई हील सैंडल की तरफ इशारा किया था। ईशल, क्या हो गया तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे इतनी हैवी तैयार क्यों कर रही हो। मैंने कहा ना तुम चुप रहो, और मैं अभी यहाँ प्रीशा को भेज रही हूँ, पता नहीं कहाँ होगी, वो तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर देगी। ईशल कहती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। मिनल को अपने आप को देख देखकर कुछ हो रहा था। वो तो बहुत स्टाइलिश तैयारी करती थी, उसने आज तक इतनी हैवी और ऐसी तैयारी नहीं की थी। ईशल, मिनल प्रीशे पर एक साल बड़े होने का खूब फायदा उठाती थी और इन दोनों पर ऐसे ही रोब जमाया करती थी। जो वो कहती थी उसकी बात पत्थर पर लकीर होती थी। बुलंदो बाला होटल की शानदार इमारत के सामने ब्लैक चमचमाती हुई पराडो आकर रुकी थी। गाड़ी के फ्रंट से जल्दी से ड्राइवर निकला और उसने बैक सीट के गाड़ी का दरवाजा खोला था। आंखों पर गोगल चढ़ाए गहरे नीले रंग कोट का सेंटर बटन बंद करता हुआ वो अपने शाहाना अंदाज में गाड़ी से उतरा था। वहां और इर्द गिर्द खड़े लोगों को तो सिफी निगाहें उसकी तरफ उठी थी। कितनी बोरिंग पार्टी है ये, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। उससे अच्छा तो मैं घर पर रहकर अपना कोई नावल ही पढ़ लेती। प्रीशा ने बाजारिया से इर्द गिर्द घूमते कारोबारी लोगों पर नजर डालते बोली थी। चुड़ैल, अब मैं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए यहाँ डांस तो कर नहीं सकता और किसी के वलीमे की तकरीब नहीं है जो तुम इंजॉय करोगी। ये एक बिजनेस पार्टी है और बिजनेस पार्टीज ऐसी ही होती हैं। इससे पहले कभी इस तरह की पार्टीज में आई हो तो कुछ पता होना। तुम जाहिल हो। कोई माथ पर मोबाइल पर झुके ही बोला था। इमाद को तो जैसे फर्ज था प्रीशा की हर बात का जवाब देना। ओए लंगूर, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्रीशा ने अपना क्लच उसके बाजू पर मारा था। और ये जाहिल किसे कहा? प्रीशा ने फौरन तेवरियां चढ़ाई थी। जाहिर सी बात है तुम्हें ही कहा है, वो अपना बाजू सर हिलाते हुए इत्मीनान से बोला था। उनकी लड़ाई मजीद बढ़ती अर्जम बोल पड़ा था, क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ तो आराम से बैठ जाओ, सब इधर ही देख रहे हैं। वाकई सब उनके टेबल पर ही देख रहे थे। जहाँ प्रीशा और इमाद हो वहां लोग ऐसे ही देखते थे। और इमाद, सही होकर बैठो, ये तुम्हारा घर नहीं है। अर्जम ने इमाद को टोका था, जो चेयर पर बैठा हुआ कम लेटा हुआ ज्यादा लग रहा था। मिनहर और ईशल इसको इग्नोर करते हुए अपनी बातों में मसरूफ थे। ये शारिक भी पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया, फोन करके पूछता हूँ। अर्जम खुद से कहते हुए मोबाइल में उसके नंबर डायल करने लगा था। हाँ बस पहुंच गया। वो ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने का इशारा करते हुए काम से लगे मोबाइल पर अर्जम से बोला था, फिर तेज कदम उठाते हुआ होटल की जानिब बढ़ा था। वेलकम सर जगमगाते ग्लास डोर के आगे खड़े हुए मुहाफिज ने इज्जत के साथ दरवाजा खोला था। उसने बड़े से जगमगाते हाल में कदम रखा था। उसे वहां का माहौल सुकून से डूबा और काफी मखसूस सा लगा था। यहाँ वहां घूमते कारोबारी लोग वेटर्स हाथ में मौजूद ट्रे में कई किस्म के जूस और कोल्ड ड्रिंक के गिलास रखे वहां लोगों को सर्व करते दिखाई दे रहे थे। हल्के कह के दबी दबी हंसी, धीमी आवाज की सरगोशियां, इश्तहार अमेज खुशबुएं, हर तरफ धोदिया सफेद रोशनी। दूर खड़े अर्जम की मिस्टर जॉर्डन से बातें करते हुए बिलाल आधा ही नजर उस पर पड़ी थी, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए किसी से मुसाफा करते हुए बस बुके वसूल कर रहा था। गहरे नीले रंग के 3 पीस में बालों को जेल की मदद पीछे की तरफ सेट कर रहा था। 6 फुट के कद के साथ मजबूत कसरती जिस्म, बड़ी बड़ी कुशादा जहीन आंखें, मगरूर मगर तीखे नकूश वाला शारिक अहमद जिसके चेहरे पर बला की जज्बियत थी। वो अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। अर्जम मिस्टर जॉर्डन को एक्सक्यूज करता हुआ उस तक आया था। शारिक, अरे कहाँ रह गया था? वैसे तू बड़ा टाइम का हिसाब लगाता फिरता और आज खुद ही लेट हो गया। मैं तो वक्त पर निकल गया था घर से। रास्ते में बाबा का फोन, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, हमें पिक कर लो। फुफू और अंकल आ रहे थे, मैं तेरे साथ आज ऑफिस में भी था, तूने मुझे बताया नहीं। अर्जम उसकी बात काटकर खफगी से बोला था, मैं तुझे बताता तो तब ना, जब मुझे पता होता। मैं खुद सरप्राइज हूँ उनके इस तरह अचानक आने पर। अर्जम जवाबन सर हिला सका। इमाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। शारिक ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बेचैनी से पूछा था। उसे असल में इमाद की नहीं अपनी दुश्मन जान की तलाश थी, लेकिन वो इस तरह डायरेक्ट अर्जम से नहीं पूछ सकता था कि मिनहल भी आई है ये। निसार हसन एक हफ्ते का क्या तकरीबन पूरे महीने बाद आउट ऑफ कंट्री से आए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी वापस से ज्वाइन कर ली थी। शारिक पूरे महीने अपनी जिम्मेदारी बड़ी असलूबी से सर अंजाम देकर यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे चुका था। यूनिवर्सिटी के पढ़ाने के बहाने उसे जी भरकर देख तो लेता था। उसे 1 हफ्ते हो चुका था यूनिवर्सिटी से रिजाइन दिए हुए, जब से वो मोबाइल में मिनहल की तस्वीरें देखकर ही गुजारा कर रहा था। आज उसे एक उम्मीद थी शायद वो भी आई हो यहाँ। सीधा सीधा पूछना पे मिनहल भी आई है, ये गोलियां कैसे दे रहा है? अर्जम ने उसे छेड़ा तो वो जेर लब मुस्कुराया, तो सुन ले वो नहीं आई। अर्जम ने उसे थोड़ा तंग करना चाहा। उसकी मुस्कुराहट पर जैसे ओस सी पड़ गई थी, एकदम फीकी, लेकिन अर्जम की मुस्कुराहट जानदार हो गई थी। उसके फूले हुए मुंह को देखकर, अच्छा आगे चल, तुझे किसी से मिलवाना है? अर्जम ने उसे एक ही जगह जमा हुआ देखकर बोला। किससे? उसने ना समझी से आईब्रोज उचकाए। चल तो सही। उसका बाजू पकड़कर अपने टेबल तक लाया था। ईमान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने मुझे चुड़ैल या चिशमिश कहा तो। परिशा दांत पीस कर बोली थी। क्या है जान?
इमाद सीने पर रखे उसकी तरफ हल्का सा झुक कर दिल बराई से बोला था, क्या तुमने मुझे जान कहा? प्रीशा ने अपनी जगह से उठकर घूर कर पूछा, जैसे वो उस पर हमला आवर होगी। वो सर खुजाता हुआ जल्दी से बोला, वो क्या है? जुबान फिसल गई, वरना दुश्मन जान को भला कोई जान कह सकता है? ईशा शीशे के टेबल पर कोनिया टिकाई हथेली पर थोड़ी जमाए कर करीब से उन दोनों को लड़ता हुआ देख रही थी। इन दोनों में किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं, ना प्रीशा को समझ आनी और ना इमाद को। मिनहल हैंड फ्री लगाई मोबाइल पर कोई वीडियो देख रही थी, अपने में ही धुन में मगन थी, जैसे इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज हो। ईशा देखो सर, शारिक। प्रीशा की नजर सामने से अजम और उसके साथ आते शारिक पर पड़ी थी, जो उन्हीं की तरफ किसी बात पर हंसते हुए आ रहे थे। हाँ ये तो सर शारिक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशल को हैरत सी हुई थी। शारिक, इनसे मिलो, ये है माई स्वीट एंड क्यूट वाइफ ईशल। अजम उसे गले में हाथ डाले कर इंट्रोडक्शन करवा रहा था, और ये मेरा दोस्त जिगर, मेरा सब कुछ। लेकिन शारिक उसकी तरफ मुतवज्जा कब था? वो तो कहीं और ही देख रहा था। उसे वो कोई अप्सरा सर झुकाए बैठी लग रही थी। रेशमी लंबे बाल दाएं कंधे पर इकट्ठे किए हुए पड़े थे, कानों में झूलते अवेजे कंदील के मानी नजर आ रहे थे, जिसने इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर रखा था। मनाको मेरी रूह में साथ हो, मगर मेरे दिलो निगाह से मनूस भी तो हो। कब तक रहेंगे यूं ही मोहब्बत में फासले, इतने करीब आओ के महसूस भी तो हो। शारिक, इनसे मिलो, ये है माई स्वीट एंड क्यूट वाइफ ईशल अर्जम। शारिक के गले में हाथ डाले इंट्रोडक्शन करवा रहा था, और ये है मेरा दोस्त जिगर, मेरा सब कुछ। लेकिन शारिक उसकी तरफ मुतवज्जा कब था? तू कहीं और ही देख रहा था। उसे वो कहीं अफसर सर झुकाए बैठी लगी थी। रेशमी लंबे बाल दाएं कंधे पर इकट्ठे किए हुए पड़े थे, कानों में झूलते अवेजे कंदील की मारी नजर आते, जिसने इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर रखा था। जब अर्जम ने उसे बताया कि मिनहल यहाँ नहीं आई, तो वो बिल्कुल मायूस ही होकर रह गया था। फिर जब उसने बराह रास्त अपने दुश्मन ने जहाँ अपनी आंखों के सामने बैठा देखा, उसके दिल की दुनिया में एक शोर सा उठा था। उसे ऐसा लग रहा था वो उसे एक हफ्ते बाद ही, पता नहीं कितनी सदियां गुजर जाने के बाद उसे देख रहा था। उसका दिल ये वक्त थम जाए। वो यूं ही खड़ा अपनी आंखों को सराब करता रहा, जिससे उसकी आंखों को एक ठंडक सी मिल रही थी। वो मिसमराइज सा उसे देख रहा था, अपने चेहरे पर नजरों की हिद्दत आर पार महसूस करते हुए उसने झंझलाकर मोबाइल की स्क्रीन से नजर उठाकर जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा था, उसकी बड़ी बड़ी कांच की सी आंखें हैरत और खुशी से और फैल गई थी। साथ उसने कानों से भी हैंड फ्री भी खींच डाली थी। शारी की नजरों का ही इर्तिकाज था जो उसने शारी की जानिब देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सच में यहाँ है या सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। शारिक, जो अभी अभी सख्त खड़ा मबूस सा उस के मलकूती हुस्न के सहर में डूबा हुआ था। मिनल के देखने पर दोनों की नजरें चार हुई थी। दिल ने साथ होकर एक बीट मिस कर दी थी। बड़ी मुश्किल से शारिक ने अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए खजल होकर मिनल के खूबसूरत रापे से नजरें चुराई थी, जो लिपक लिपक कर उसके चेहरे के तवाफ कर रही थी। वो पास खड़े अर्जम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। अर्जम भाई, सर शारिक आपके दोस्त हैं। प्रीशा हैरत से बेयकीनी की कैफियत लिए इस्तफसार कर रही थी। अर्जम भाई, हम उन्हें जानते हैं, ये हमारे साथ शारिक है। प्रीशा ने मुस्कुराकर बताया, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये आपके दोस्त है। प्रीशा की हैरानगी अब भी दीदनी थी। ईशर भाभी, और तुम चुड़ैल? इमाद ने चुड़ैल पर जोर दिया तो प्रीशा ने उसे खूंखार नजरों से देखा था। इमाद दांत कोसते हुए अपनी बात जारी रखते हुए बोला, ऐसे हैरान हो रही हो जैसे भाई ने शारिक से नहीं किसी एलियन से तारीफ करवाया हो जो इंसानों के बीच नहीं आ सकता। सर शारिक सच में यहाँ है या सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं? मिनहा ने नजरों का जाविया बदले बगैर कानों से हैंड फ्री भी खींच डाली थी। लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? उसने खुद से सवाल किया। ये भी तो हो सकता है कि सर शारिक भी यहाँ इन्वाइट हो। वो अभी अभी इस कश्मकश का शिकार थी। वो ये सब सोचते हुए यकटक हैरत और बेयकीनी से शारिक को ही देख रही थी। ईशा, तुम्हें पता है सर शारिक जहाँ क्या कर रहे हैं? मिनहल ने उसे टोका मारते हुए कान में पूछा था, जो अर्जुन को देख देखकर शर्माई जा रही थी। क्या है माँ, क्यों रही हो? ऐशा चिड़ी थी। मिनहल, तुम भी अजीब सवाल करती हो, ये बिजनेस पार्टी है, उन्हीं के लिए रखी गई थी। ईशा ने कहा था, हम दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं, भाइयों से भी बढ़कर हैं। क्यों भाई? शारिक अर्जम ने मुस्कुराकर कहते साथ उसका कंधा थपथपाते हुए भी तई चाही थी। हाँ, ये मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा है। शारिक ने अपनी नजरों को बाज रखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जो उसी की तरफ लिपके जा रही थी। सर शारिक अर्जम भाई के दोस्त है। वो शारिक बोंगा भी अर्जम भाई का दोस्त है, इत्तेफाक होते हैं। लेकिन वो महदूद यही सोच पाई थी। मुझे क्यों सर शारिक और बोंगे में कोई कनेक्शन जरूर लगता है। यहाँ हम भी मौजूद हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अर्जम और शारिक उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो सीने पर हाथ बांधे फूले मुंह के साथ खड़ा था। उसकी बात पर अर्जम शारिक का मुश्तरका कहका निकला था। शारिक इतनी खूबसूरत दिलफरेब हंसी का मालिक जरूर था कि मिनहल को अपने दिल में मोती हुई महसूस हुई। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे खिनखिनाते सिक्के की मारित, बिल्कुल शफाफ। क्या किसी की हंसी इस कदर भी खूबसूरत हो सकती है? उसका दिल चाहा कि इस पर सांस भी उसकी हंसी सुनने में रुकावट न बने। वो बस सांस रोके उसकी हंसी सुनती रही, और शारी की पर्सनैलिटी देखकर रश्क आने लगा। तुम मेरा बाप है खुश? सच्ची? शारी के कहने पर वो पुरजोश अंदाज में उसके गले लगा था। इन तीनों को इमाद का शारी से इतना फ्रैंक होना अजीब लग रहा। इमाद, पीछे हट जा, मेरा दम घुट रहा है। पीछे हट, शारी दबी आवाज में गिराया था। जब मिनहल तेरे गले लगा करेगी, उसे भी ऐसे बोलेगा? इमाद उसके कान में सरगोशी की तो शारी की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो तुझे सोचने की जरूरत नहीं है कमीने, शारी ने कहते साथ उसके पेट पर मुक्का रसीद किया। तब वो जाके पीछे हुआ था। हाय, मेरा गुर्दा निकल गया। इमाद ने पेट पकड़ के दहाई दी थी। शारी अपनी मुस्कुराहट दबाए को ठीक कर रहा था। इमाद, गुर्दा यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। अर्जम ने उसे टोकते हुए अपने पेट के थोड़ा नीचे साइड पर हाथ रखते हुए बताया था, और तुमने जहाँ हाथ रखा हुआ है वहां मैदा होता है। जो भी है भाई, उसने मेरा गुर्दा निकाल दिया। अर्जम, ये पागल है? तो इधर आ, मुझे तुझसे कल की मीटिंग के बारे में बात करनी है, शारिक ने कहा था। ईशा, ये देखो कि
अच्छा ड्रेस है ना। प्रीशा ने मोबाइल की स्क्रीन ईशा के सामने की थी। हाँ अच्छा तो है, मगर कलर बहुत शॉकिंग है ना मिनहल। ईशा ने मुंह बसोरते हुए मिनहल से भी तही चाही थी, लेकिन वो उसकी बात सुन कब रही थी। हथेली पर चेहरा गिराए, लबों पर खफीफ सी मुस्कान सजाई, अब तक सिर्फ शारी को ही देख रही थी, जो उन्हीं के टेबल के थोड़ा दूर अजम इमाद के साथ खड़ा उनसे बातें कर रहा था। उसका बात करने का स्टाइल भी मिनहल को सबसे निराला लगा था। वो सलाहियत ही ऐसी रखता था, हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता था। मिनहल को भी ऐसे ही लग रहा था कि वो बस उसकी तरफ खींची चली जा रही है। वो उसे मुकम्मल तौर पर घायल कर चुका था। एक वो था जो बात करते हुए भी 100 बार अटकता था। जब तक वो अपनी बात मुकम्मल करता था, मुझे तो नींद के झोंके आना शुरू हो जाते थे। ना ही उसे कोई ड्रेसिंग सेंस थी, बोंगा ना हो तो। सोचते हुए लबों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उसके नजरें भी शारी से ओझल नहीं रह पाई थी, लेकिन वो उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था कि वक्त सबका बदलता है और उसका भी वक्त बदला था। जो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। तेरी इन निगाहों के तसलसल से साफ जाहिर हो रहा है कि तू हम पर मरने लगे हो। मिनहल कहाँ गई? ईशा ने उसकी गायब दिमागी नोट करके और अपनी बात का कोई जवाब ना पाकर उसकी आंखों के सामने हाथ भी जलाया था, लेकिन उससे भी कोई खास असर नहीं पड़ा था। वो हनूज वैसे ही बैठी रही। प्रीशा क्या हो गया है उसे? मुझे उसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं। ईशा चेहरे पर फिक्रमंदाना तासुर लिए प्रीशा की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली। प्रीशा ने नाइल्मी से कंधे उचकाए थे। ये आखिर देख कहाँ रही है, जरा हम भी तो देखें। ईशा प्रीशा ने साथ उसकी नजरों का ताकुब किया तो नजर शारी पर जा टनी थी। हैं, ये सब शारिक को देख रही है। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। उसका मतलब प्रीशा, जो मैं सोच रही हूँ कहीं तुम भी नहीं? हाँ ईशा, मैं भी वही सोच रही हूँ, कहीं से शारिक से मोहब्बत तो नहीं होगी? प्रीशा उसकी बात काट कर पुरजोश होते हुए जल्दी से बोली थी। ईशा ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में प्रीशा को इशारा किया था। प्रीशा भी उसका इशारा समझते हुए अपनी जगह से उठकर मिनहल के पास वाली चेयर पर विराजमान हो गई थी। मिनहल, प्रीशा ने उसके कान के करीब जाकर पुकारा था। बोलो। मिनहल नजरों का जाविया बदले बगैर एक लफ्जी बोली। तुम्हें ऐसा शारी से मोहब्बत हो गई है? कहीं तुम उन्हें पसंद तो करने नहीं लगी हो? हाँ प्रीशा, अगर उसे मोहब्बत कहते हैं तो वो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। प्रीशा ने अपने मिशन में कामयाब होने पर पुरजोश होते हुए ईशर को थम अप का इशारा भी किया था। ईशर प्रीशा जानती थी जब मिनहल सोचो में या उसी तरह गायब दिमागी में गलता होती, जो बात वो उन्हें नहीं बताना थी या बताना नहीं चाहती, उनके इस तरह पूछने पर वो सब बता दिया करती थी, और वो दोनों अक्सर ये तरीका अपनाया करती थी। ईशर तो उसकी इस इकरार पर हैरत ज़्यादा ही रह गई थी। मिनहल तो आज तक मोहब्बत को मजाक समझती थी। उसकी नजरों में मोहब्बत नामी कोई चीज ही नहीं थी। अक्सर जब भी वो उसे पूछती थी कि मिनहल तुम्हारी नजर में मोहब्बत क्या, वो कहती मेरी नजर में मोहब्बत सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। लेकिन ईशर की नजर में मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास का नाम, जो उसे अज़म से बचपन से ही था। ईशर के ख्याल से कायनात की सबसे खूबसूरत और अटल हकीकत मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। फिर जब ईशर घूम फिर कर उसी बात पर आती, मिनहल तुमने शारिक भाई की मोहब्बत को क्यों ठुकराया? वो गहरी सांस खींच कर लापरवाही से बोलती, भाई ईशर साफ बात है, मुझे बोंगा वैसे ही अच्छा नहीं लगता था। जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे उस बोंगे की मोहब्बत कबूल करके क्या मिलता मुझे? और सच तो ये है, मोहब्बत खुद फरेबी का दूसरा नाम है। मैं नहीं मानती, बस और आइंदा कभी मेरे सामने उसकी एक तरफा मोहब्बत का जिक्र मत करना। वो सिर्फ मोहब्बत नामे से झंझला जाती। मिनहल, तुम उनकी मोहब्बत को इस तरह खुद फरेबी का नाम देकर शारिक भाई की मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। मिनहल की इस बात पर अक्सर उन दोनों की बहसबाजी भी हो जाया करती थी। मिनहल अपनी बात जारी रखते हुए बोली थी, किसी को हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त उसके हवासों में छाया रहना, उसके बारे में सोचना अच्छा लगना, अगर उसे मोहब्बत कहते हैं तो वो मुझे उनसे हो गई है। प्रीशा, मैं तो आज तक मोहब्बत को सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं समझती थी, लेकिन नहीं प्रीशा, मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत एहसास है। मिनहल खोए हुए अंदाज में बोल रही थी। ईशर प्रीशा उस मोहब्बत की दीवानी बातें चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट लिए बहुत गौर से सुनते हुए साथ सर भी हिला रही थी। अगर मुझे मोहब्बत मिल जाए तो मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन दुनिया के लिए मोहब्बत नहीं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। प्रीशा, आदमी नहीं औरत बोले। ईशर ने हंसते हुए उसे टोका था। हाँ सॉरी, वापस पढ़ती हूँ। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी तो औरत बड़े काम की। प्रीशा ने दोबारा हाथ का माइक बनाते हुए शेर पढ़ा था, लेकिन ये कुछ मजा नहीं दे रहा। वही सही था, प्रीशा बन मजा हुई। प्रीशा के पढ़े गए शेर पर वो एकदम हड़बड़ा के होश में आई थी। मिनहल, तुम तो छुपी रिस्तम निकली, शारिक से मोहब्बत कर बैठी और हमें बताया भी नहीं। प्रीशा ने मसनूई नाराजगी से कहते हुए साथ उसे टैग का भी रसीद किया था। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रीशा के कहने पर अपनी जेब मटाते हुए जल्दी से बोली। लो भाई सुन लो ईशल, अभी तो मोहतमा ने हमें इश्क पर पूरी दास्तान सुना डाली थी, अब कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीशा हाथ पर हाथ धरे मुस्कुराहट दबाई कह रही थी, मैंने तुम्हें कौन सी इश्क पर दास्तान सुना डाली? मिनहल होंकों की तरह कभी ईशा तो प्रीशा को देखकर पूछ रही थी, तुमने अभी खुद ही बताया यही कि आपसे शारिक से मोहब्बत करने लगी हैं। ईशा बोली थी, यही तो मैंने ऐसा कब कहा? उसका अंदाज हनूज वैसा ही था जब तुमसे शायरी के ख्यालों में खोई हुई थी और हमने मौके का फायदा उठाकर तुमसे सब उगलवा लिया था। प्रीशा दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए उसे हंसते हुए बता रही थी। मिनहल उनकी हरकत पर जल बुन गई थी। गुस्से के तमाजे से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। और मैं ये बात अभी सशारी को बताकर आ रही हूँ। चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट लिए संजीदगी से कहते हुए प्रीशा अपनी जगह से उठी थी। प्रीशा पागल हो गई हो बैठो। मिनहल ने उसे उठते देखकर उसका हाथ खींचकर जल्दी से वापस बिठाया था। मजाक कर रही थी वो। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ते देखकर बोली थी, दफा हो जाओ तुम दोनों। मिनहल गुस्से बोली, वो तो खैर हम बाद में हो जाएंगे, अभी तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें सशारी से मोहब्बत कैसे? ईशा ने संजीदगी से पूछा। मुझे खुद नहीं पता मैं कब उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई। मिनहल खोए हुए अंदाज में बोली। ईशा, मिनहल सही कह रही है, मेरे नॉवल की हीरोइन को भी पता नहीं चला था वो कब इसी तरह। प्रीशा, अब तुमने हमसे अगर नॉवल के हीरोइन या हीरोज का जिक्र किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा उसकी बात काटकर गौर का तंबीह करते हुए बोली, मैं कुछ बोल ही नहीं रही। प्रीशा मुंह बनाते हुए चेयर की पुश से टेक लगाए दोनों कानों में हैंड फ्री ठूंस चुकी थी। ईशा, किसी ने सही कहा है, मोहब्बत अंधी होती है। आपको वो इंसान कितना भी बुरा लगे, वो तो किसी से भी बिना सोचे समझे हो जाती है, जैसे मुझे शारिक से हो गई। मैंने दिल के दरवाजे पे लिखा था कि अंदर आना मना है। इश्क मुस्कुराता हुआ बोला, माफ करना मैं अंधा हूँ।
बुरे तो तुम्हें शारिक भाई भी लगते थे, फिर तुम्हें उनसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? ईशर उसकी खामोश होने पर गहरी संजीदगी से इस्तफसार कर रही थी। ईशर तुम घूम फिर कर उस बोंगे पर क्यों आ जाती हो? मिनहल चिड़ी थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं ये बात तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी तो मोहब्बत उनसे ही हुई है। क्या क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मिनहल ने उस बात पर आंखें फौरन माथे पर चढ़ाई थी। तुम ये क्या कह रही हो? सर शारिक की बोंगा है? मिनहल ने हैरत से पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब ये था उनका नाम भी तो शारिक है। ईशर ने तुरंत बात का पहलू बदला था। हाँ, लेकिन वो शारिक बोंगा कहाँ और सर शारिक कहाँ? मिशर मुझे बोंगे से याद आया, एकदम कुछ याद आने पर उसने क्लास में से वही कार्ड निकालकर ईशर के हाथ में थमाया था। ये क्या है? ईशर ने कार्ड को उलट पलट करते हुए तेजस्वी से पूछा। तुम इसमें लिखा शेर पढ़ो। तुम कुछ भूल गई हो, कुछ यादें हैं तुम्हारी, कुछ बातें हैं तुम्हारी, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे सब याद है। ईशा ने शेर पढ़ने के बाद मिनल को देखा था। ये शेर तो शारिक भाई का है। हाँ, ये शेर बोंगे का है, मगर तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला? मुझे ये यूनी में मेरी किताब में रखा हुआ मिला था। मिस मिनल कौन है? जब नवादर के आवाज पर तीनों ने चौंक कर उसे देखा था। वेटर मोहदब अंदाज में सर खम किए, हाथ में सफेद और सुर गुलाबों का खूबसूरत बुके लिए खड़ा था। जी मैं हूँ मैम, ये आपके लिए। वेटर ने बोंगे के आगे बढ़ाया था। मिनल ने सवालिया नजरों से ईशर पीछे की तरफ देखा था। दोनों ने ही नाइल्मी से कंधे अचकाए थे। ये किसने दिया है आपको? मिनल ने हाथ बढ़ाकर बुके लेते हुए वेटर से पूछा था। सॉरी मैम, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। वेटर माजूद हुआ ना अंदाज में क्या था, वो वहां से चला गया था। किसने दिया होगा? मिनल इसी सोच में थी। वाह, मिनल कितने फ्रेश रोजेस हैं। प्रीशिया उसके हाथ से बुके छीनते हुए नाक के करीब ले जाते लंबा सांस खींचते हुए गुलाबों की खुशबू सांसों में उतारी थी। मिनल इसमें कार्ड भी है। प्रीशिया ने गुलाबों के बीच में रखा वही कार्ड उसे निकाल कर दिया था। लाओ इधर दिखाओ। मिनहल ने उसके हाथ से कार्ड लेते हुए उस पर नजर जुमाई थी। बिल्कुल सेम ही सेम वैसा कार्ड, तो तहरीर भी वही थी। तुम कुछ भूल गई हो, कुछ बातें हैं तुम्हारी, कुछ यादें हैं तुम्हारी, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे सब याद है। ईशल देखो, इसमें भी वही शेर दर्ज है। मिनहल ने कार्ड उसके सामने किया था। हाँ, इसमें भी वही शेर है। ये कौन हो सकता है? तीनों ही सोच में पड़ गई थी। ईमान मेरे साथ भी वो सेल्फीज, अजम ने माँ से कहा था, जो उनसे थोड़ा साइड पर खड़ा चेहरे की वजह बिगाड़ बिगाड़ कर हाथ लंबे के मोबाइल में सेल्फीज क्लिक कर रहा था। नहीं बिग बी, आपके साथ सेल्फीज नहीं ले सकता। इमाद हनूर सेल्फी क्लिक करता हुआ बोला। क्यों नहीं ले सकते तुम मेरे साथ सेल्फी? उसकी बात पर अजम ने आईब्रो चढ़ाई थी। वो इसलिए बिग बी, आपका मुंह इतना बड़ा है कि मेरे कैमरे को दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ता है। पूरी स्क्रीन पर आपका ही चेहरा आ जाता है, मेरी तो जगह ही नहीं बचती। इमाद ने पलटते हुए बेचारगी से अपना मुद्दा बयान किया था। इमाद तुम मुझसे पीटोगे। अजम ने उसे घूरी से नवाजते हुए धमकाया था। शारी को कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी, यहाँ कुछ सीनियर प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो बात करने थोड़ा साइड पर चला गया था। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीरियस ही होते जाते हैं। अजम के धमकाने पर मुश्किल तो निकलते हुए बोला था। मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी मजाक ही कर रहा था। अजम के कहने पर उसने हंसते हुए अजम और अपने चेहरे के सामने फ्रंट कैमरा किया था। फिर दोनों ने साथ ढेरों सेल्फी क्लिक कर डाली थी। भाई ये वाली सेल्फी ज्यादा अच्छी आई है, इसे मैं एफबी और इंस्टा पर अपलोड करूंगा। ईमान मोबाइल में ली हुई पिक्चर देते हुए बोला था। ये वाली भी अच्छी है, इसमें इसे मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाऊंगा। भाई ये वाली टिकटॉक पर लगाऊंगा। ईमान मुझसे गुनाह हो गया है, कहाँ जहां दिल जाए वहां लगाओ, मुझसे मत पूछना। अभी मात के एक एक तस्वीर के पूछने पर अजम सख्त जलाया था। सुमेरा पुप्पा ये ने राबिया ने उनके हाथ में चाय का कप धरा था। खुश रहो मेरी बच्चों, ने कहा था। उर्वा उस बवाल की आवाज धीमी कर दो। तीसरी चौथी बार उन्होंने उर्वा को टोका था, जो एलईडी में तेज आवाज में बारबी मूवी लगाई देख रही थी। मम्मा देखने थे, वैसे मेरा मूड ऑफ है। क्या था अगर वो लोग मुझे भी पार्टी में ले जाते? उर्वा फूले मुंह के साथ बोली थी। वो लोग तुम्हें इसलिए नहीं लेकर गए थे, तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, तुम एग्जाम की तैयारी करने के बजाय यहाँ बैठकर कार्टून देख रही हो। इट्स नॉट फेयर उर्वा, राबिया ने कहा था। भाभी मेरी पूरी तैयारी है, सब याद है मुझे। उर्वा राबिया सही कह रही है, बंद करो इसे और जाओ जाके इम्तिहान की तैयारी करो। सुमैला ने डबड़ कर कहा था। मम्मा थोड़ा सा तो देखने देना। उर्वा मिनमनाई। उर्वा अच्छा जा रही हूँ। उसकी उनकी घुरी पर मुंह बनाते हुए उसने एलईडी बंद की थी। रिमोट सोफे पर ही छाल कर वो वहां से उड़ गई थी। आराम से लड़की गिर जाओ। पहले उर्वा जाते हुए सोफे से अटक कर गिरते गिरते बची थी। सुमेरा बोली। वो संभल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। राबिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। जी आपा आप आ गए। सलमा लाउंज में किसी से फोन पर बात करते हुए दाखिल हुई थी। आपा ठीक है, अल्लाह हाफिज। और आपा आप कल का डिनर हमारे यहाँ करेंगी, कितना अच्छा लगेगा, कितने अरसे बाद हम सब मिलकर बैठेंगे। आपके जाने के बाद तो सारी रौनकें जैसे खत्म ही होकर रह गई थी। चले ठीक है, कल मुलाकात होगी। शर्मीन आपा थी फोन पर। सलमा के फोन रखने के बाद सुमैरा ने पूछा था। हाँ आपा थी, वो अमेरिका से आ गई है और आज ही आई है। राबिया से चाय का कप लेते हुए सलमा ने बताया था। दिल भी ना पता नहीं हर वक्त कौन से हवा के घोड़े पर सवार रहता है, हर काम इतनी जल्दी में चाहते हैं। इन 15 दिनों में क्या क्या होगा, ढेरों काम पड़े हुए हैं। अभी ज्यादा गुस्से से बड़बड़ाती हुई लाउंज में आई थी। जब इन तीनों ने भी गुस्से से लाल पीली होती लाउंज में आती जायदा को देखा था। क्या हुआ मम्मा, अभी तक गुस्से में क्यों है? हाँ जायदा भाभी क्या हुआ, खैरियत? राबिया के पूछे पर सुमैरा ने वही सवाल पूछा था। सुमैरा तुम्हारे भाई जान जब बैठते बैठते हमारे सर पर बम फोड़ते हैं ना, तो खैरियत कैसे हो सकती है? उनका गुस्से का ग्राफ किसी सूरत में कम नहीं हो रहा था। भाभी बताएं तो सही, सलमा ने पूछा था। 15 दिन बाद अरजम मिशर की शादी करने का कह रहे हैं। जायदा की बात पर तीनों बुझा गई थी। मम्मा 15 दिन बाद? ये सुनने के बाद राबिया को तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। और इतनी सारी तैयारी करनी है, अभी तो जेवर भी बनवाना बाकी है, करने को ढेरों काम पड़े हैं। इन 15 दिनों में क्या क्या होगा, मुझे तो सोचकर ही अभी से होल उठ रहे हैं। जायदा बोली थी। भाभी मैं बात करूं भाई साहब से? सुमैरा ने कहा था। सुमैरा कोई फायदा नहीं, भाई साहब जो बात कह देते हैं वो बात हमारे लिए पत्थर पर लकीर होती है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। सलमा बोली थी। आप लोग शुक्र करें बाबा ने ईशल अरजम की शादी कल करने को नहीं 15 दिन के बाद का बोला है। हाँ राबिया तुम्हारे ससुर का कोई भरोसा भी नहीं, जायदा ने कहा। दिल थाम कर बैठे। अब आप लोग एक धमाकेदार खबर मेरी तरफ से भी सुनो। मैं सीढ़ियां उतरते हुए बुलंद आवाज में बोला था। ये सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। क्या चारों ने बेत वक्त पूछा था। अजम के वलीमे में प्रीशा और इमाद की मंगनी अनाउंस होगी। मैज ने सोफे पर विराजमान होते हुए उनके सरों पर जैसे बम फोड़ा था। उनकी मंगनी हुई कब है जो अजम के वलीमे में अनाउंस होगी? राबिया हैरान सी इस्तफसार कर रही थी और साथ तीनों का भी यही सवाल था। वलीद
चाचू ने अभी ही बाबा को रिश्ते का जवाब दिया है। वो दोनों स्टडी में बैठे यही बात कर रहे हैं, वहां से अभी यही सुनकर आया हूँ। ये आदमी सारे मामला खुद ही तय कर देते हैं और हमें बताना भी पसंद नहीं करते, ना बच्चों की रजामंदी दी, बस बैठे बैठाई मंगनी कर दी। मम्मा ये मंगनी आपके साहबजादे की ख्वाहिश पर ही हुई है, उसने ही बाबा को कहा था। ये एक दिन पहले की बात है। बाबा मैं अंदर आ जाऊँ, माँ दरवाजे पर दस्तक देता हुआ उनके कमरे में चला आया। आओ बरखुदार, तुम्हें कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई? वो मुस्कुरा कर किताब बंद करते हुए चेहरे से करीब की ऐनक उतार कर बोले, डैड मुझे आपसे एक बात करनी है। वो बेड पर उनके करीब ही टिक गया था। वो बोलने में हिचकिचा रहा था। इमाद ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बोलने में वक्त लग रहा है? कोई परेशानी वाली बात है? उन्होंने उसकी तरफ हिचकिचाते देखकर पूछा था। हाँ डैड परेशानी वाली बात तो है, लेकिन ये परेशानी आप ही दूर कर सकते हैं। इमाद बोला। बरखुदार आप बोल भी दो या यूं ही पहेलियां बुझवाते रहोगे? वो परेशान हुए। डैड आप वली चाचू से मेरी और प्रिशा के रिश्ते की बात करें, मैं उसे पसंद करता हूँ उसे, और मुझे पता है ये काम आप ही कर सकते हैं। बरखुदार तुम्हें शर्म नहीं आई? इस तरह खुलम खुला अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो? वो अपनी मुस्कुराहट दबाए बोल रहे थे। डैड आप मेरे बाप नहीं हो क्या? मतलब मैं तुम्हारा नहीं हूँ। इमाद के कहने पर उन्होंने उसे घूरा था। मेरा मतलब है आप मेरे बाप नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझसे लिपटते हुए बोला था। जब भी मैं आपसे अपनी सारी बात शेयर करता हूँ। इमाद ये बात थी तो जो तुमने कहने में आधा घंटा लगाया। बाबा आप करेंगे ना चाचू से बात? ठीक है मैं वली से बात करूंगा। डैड सिर्फ बात ही नहीं, चाचू को कन्विंस भी करना। इमाद बोला। वो भी मैं कर लूंगा। क्यों डैड आप बहुत अच्छे हैं। वो खुशी से उनके गले लगा था। वलीद ने भी मेरी बेटी की मंगनी कर दी, मुझसे जिक्र तक ना किया। सलमा बोली। सलमा तुम्हें इस मंगनी से कोई इतराज है क्या? ज़ैदा ने पूछा। नहीं भाभी मेरा मतलब ये नहीं था, वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि प्रीशा मेरी बहू बने, ताकि घर की बच्चियां घर में रहें, उन्हें ब्याह कर कहीं जाना ना पड़े। मैंने रीमा को इतनी दूर ब्याह कर देख लिया है, साल में वो मुश्किल एक बार यहाँ का चक्कर लगता है। उन्हीं के दम से ही तो घर में रौनक होती है। ज़ायदा बोली। घर में मिठाई नहीं थी, इसलिए मैं सबका मुंह मीठा करवाने आइसक्रीम ले आई। इतने में राबिया किचन से ट्रे में आइसक्रीम की प्यालियां सजाए ले आई थी। ये सही किया हमारी उमैस ट्रे में से आइसक्रीम की प्याली उठाते हुए बोला था। मैं उसको रोके और गए। राबिया ने उसकी तरफ ट्रे बढ़ाई है, सारी आइसक्रीम मेरी। उमैस खुशी से बोला। जी नहीं ये इसमें बाबा चाचू उर्वा की आइसक्रीम है और ये उनको दे आए। राबिया बोली। तो उमैस ने अपनी बीवी को देखा था जो उसे हुक्म दे रही थी। मम्मा देख लें आपकी बहू कैसे आपके बेटे से काम करवा रही है। उमैस जायदा से बोला। तो उमैस उसने पहाड़ तोड़ने को नहीं बोला, उन्होंने कहा। उमैस और हादी को भी देख लेना कि वो सो के उठा तो नहीं। राबिया ने आगे बढ़ते उमैस को कहा। तो उमैस ने पलट कर घूर कर राबिया को देखा था। राबिया अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। सुमेरा बस अब तुम भी जल्दी से मिनल के हाथ पीले कर दो। सलमा ने कहा था। भाभी मैं इस लड़की के हाथ तो जब पीले करूँ जब वो कोई रिश्ते के लिए हामी भरे। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। अभी जुहेब के दोस्त के बेटे से इसका रिश्ता आया था। लड़का भी अच्छा कमाऊ पू था, जर्मनी से पढ़कर आया, तो उसने वहां भी इनकार कर दिया। सुमेरा बोली। तो सुमेरा मिनल और शारी की जोड़ी बहुत प्यारी रहेगी। जायदा कुछ सोचते हुए बोली। उनकी बात पर सुमेरा ने जायदा को देखा था। मैंने कुछ गलत कहा सुमेरा के इस तरह देखने पर? जायदा ने पूछा था। नहीं भाभी शारी तो मुझे बहुत पसंद है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। शर्मीन आपा ने भी मुझसे बहुत पहले शारी को मिनल के हवाले से अपने ख्याल जाहिर किए थे। मिनल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे बहू बनाऊंगी, लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद इस हवाले से कोई भी जिक्र नहीं किया। अब मैं खुद उनसे ये बात कहती हुई अच्छी तो नहीं लगती, इसलिए मैंने भी उनसे नहीं पूछा। सुमेरा ने कहा था। एक तो इस ईशा ने मुझे इतनी हाई हील पहना दी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मिनल में मुश्किल बैलेंस संभाल कर चलते हुए दिल ही दिल में ईशर को सख्त सच भी सुना रही थी। दूर खड़े शारी के फोन पर बात करते करते नजर मिनल पर पड़ी। ईशर क्या बनाकर लाई है उसे? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो उसे देखकर गहरा मुस्कुराया था। मिनल चलते हुए थोड़ा लड़खड़ाती थी जब भी उसका पाँव अनबैलेंस हुआ था। इससे पहले वो जमीन बोस होती, किसी ने उसे गिरने से बचाया था। उसने गिरने के खौफ से आंखें मीच ली थी और सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। करीब से आती जानी पहचानी क्लोन की मसूर कन खुशबू उसे अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस हुई थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। वो पूरी तरह शारी के आसार में थी। शारी ने उसे कमर से थाम रखा था और उसका मुंह में नाजुक हाथ उसके चौड़े कंधे पर था और दूसरा शारी के मजबूत हाथ में। शारी दुश्मनी जान को अपने इतने करीब पाकर उसके एक एक नकूश के शहर में ऐसा खोया हुआ था जैसे अपने दिल में उतार रहा हो। आसपास का कोई होश भी नहीं था। बुला शुबा वो उसे किसी संगे तराश का मुजस्मा लगती थी। खूबसूरती की आला मिसाल वो बेखुद सा उसे देख रहा था। होश में तो वो मिनहल की आवाज पर आया था। सर उसने सबर कर मिनहल को आहिस्तगी से सीधा खड़ा किया था। मिस मिनहल अगर आपको इतनी हाई हील पहनकर चलना नहीं आता तो आप पहनती क्यों है? जी सर शारी की इस गैर मतवक्का बात पर उसने शारी को देखा था। और ये किस तरह की तैयारी की हुई है? आपने फर्स्ट टाइम आई है क्या बिजनेस पार्टी में जो आपको पता नहीं है इस तरह की पार्टीज में किस तरह की ड्रेसिंग और तैयार होकर आया जाता है? उसे शारी का खुद को इस तरह कहना बहुत बुरा लगा था। मिनहल साजू कैम मुसलसल अपने लाख काटते हुए अपनी उंगलियों पर तशद्दुद कर रही थी और दिल ही दिल में ईश्वर को सख्त सख्त सुनाई जा रही थी, जिसकी वजह से वो इतनी इंसल्ट फील कर रही थी। उसी की ने तो उसे इतनी हैवी तैयारी करवाई थी। शारी की नजरें उसके हाथों पर थी जो सरेआम खुद को तशद्दुद कर रही थी, जिससे उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। शारी अब तक तो समझ ही चुका था जब वो शर्मिंदा होती या बैड फील करती तो वो अपने साथ इसी तरह क्या करती थी। इतनी हैवी ड्रेसिंग, इतना मेकअप और क्या कहते हैं उसे? शारी खिला में नजर मरकूज करते हुए बोला। हाँ याद आया, इट्स बोंगा टाइप। आप मुझे वो लग रही है। मिस मिनहल मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वो उसे मिनहल को इसकी बात पर मिनहल को यह का झटका सा लगा था। उसने झुका सर उठाकर शारी को देखा था। मिस मिनहल और पता है आपको कोई मुझे भी इसी नाम से बुलाता था बोंगा। उसने बोंगा पर जोर दिया, फिर इस्तेज़ाया हंस दिया। बोंगा उसने खुद भी जेर लब दोहराया था। मिनहल का वैसे ही उस बुके और शेर से दिमाग माउथ था कि कौन था वो भेजने वाला। अब शारी की दो मायने बातें वो समझने से कासिर थी। उसे इस बात पर बेसाख्ता अपना शारी को बोंगा कहना याद आया था। उसने हंकारा उभरा, फिर बोला। मिस मिनहल ऐसे ड्रेसिंग बोंगे करते हैं। मिस मिनहल पहले जब मैं गुर्बत का मारा था ना, मुझे भी आपकी तरह कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं थी और मजे की बात मैं बात करते हुए आपकी तरह हकलाता भी था, लेकिन मैं हर किसी के सामने नहीं, सिर्फ एक शख्स के सामने जिससे बात करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा जाती थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ, जिसके सामने मैं खुद को कमजोर और बेबस महसूस करने लगता था। शारी की आवाज में उस वक्त इतना सर तासुर था। मिनहल बेख्तियारी से
उसे देखने पर मजबूर हो गई, जो सीने पर हाथ बांधे, चेहरे पर जख्मी से मुस्कुराहट ली, लब भिंजते सुरख आंखों के साथ, जैसे इन आंखों में खून झलक पड़ा हो। उसे ही देख रहा, जिसके चेहरे का एक रंग आ रहा था तो जैसे एक जा रहा था, फिर इसी में भी उसके पसीने छूट रहे थे, और वो समझती थी कि जताती नजरों से देखते हुए लम्हे पर रुका था, फिर गहरी सांस खींचते हुए बोला, खैर छोड़े, लंबी कहानी कभी फुर्सत से बताऊंगा। वो तनसिया हंस दिया। है शारिक, मानूस सी नवासानी आवाज उनके अकब से उभरी थी। चौंक कर शारिक उसकी तरफ पलटा था, देखा तो उसे मिन्हल ने भी था। उनके चंद कदम फांसे पर एक लड़की खड़ी शारिक को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसने व्हाइट टाइट्स पर स्लीवलेस शर्ट, रेड टॉप, जेब तंग कर रखा था, हम रंग पेंसिल हील पहने, शोल्डर्स पर चेन वाला क्लच लटकाए, दूर ध्यान रंगत, हल्के सुनहरी बाल, हेजल आंखों, खड़े नकूश वाली लड़की बिलाशुबा बेहद हसीन थी। एली, अमेजिंग, व्हाट अ सरप्राइज, शारिक मुस्कुराकर कहता हुआ अपने बाजू खोलकर उसकी तरफ बढ़ा था। वो भी जल्दी से उसके गले लगी थी। शारिक, हाउ आर यू? वो काफी बेतकल्फी से पूछ रही थी। मी यू, When did I come from abroad? शारिक ने पूछा। I just came yesterday. एली ने बताया था। But dude, I don't know. We would meet like this here. It's amazing. मिनल होंको की तरह खड़ी इन दोनों को देख रही थी। होना तो सर शारिक भी एक अदद गर्लफ्रेंड रखते हैं, आखिर ये भी सब लड़कों की तरह ही निकले। मैं तो उन्हें ऐसा नहीं समझती थी। मिनल ने जलकर सोचा, मुझसे तो आज तक उन्होंने ऐसे कभी बात नहीं की, और अब देखो कैसे इस लड़की के सामने कैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। उसे शारिक का इस लड़की से हंसकर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन दोनों के दरमियान काफी बेतकल्फी थी। मिनल का दिल जलने लगा था। उसका दिल चाह रहा था इस लड़की और शारिक का भी हशर बिगाड़ कर रख दे। मिस मिनल, आप अभी यहीं खड़ी हुई हैं? गई नहीं। शारिक एली से बात करते करते उसकी तरफ पलट कर उसे वहीं जमे देखकर पूछा था। मिनल ने सुलगती निगाह से पहले एली को देखा था, जो शारिक से काफी चिपक कर खड़ी थी, फिर एक नजर शारिक पर डाली हुई पैर पटक कर आगे बढ़ गई थी। लगता है मुतरबा जेलस हो गई। शारिक ने दिल में सोचा था, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। शारिक, इट वॉज मिनहल? एली ने मिनहल के जाने के बाद पूछा था। यस, इट्स मिनहल, शारिक ने कहा। माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल, एली सताइश भरे अंदाज में कह रही थी। जवाबन शारिक मुस्कुराया था। एली, ये तो है। लेट्स गो अहेड एंड मीट अर्जम एंड इमाद टू। वो कहता हुआ आगे उनके टेबल की जानिब बढ़ा था। अर्जम, इमाद देखो कौन आया है। शारिक के आवाज पर इमाद ने मोबाइल पर झुका सर, और अर्जम ने इशा तरीके से बात करते करते गर्दन घुमाकर देखा था। एलिश, अर्जम शारिक के साथ खड़ी लड़की को देखकर अपनी नशीश छोड़कर जल्दी से उठा था। एली, अनबिलीवेबल, मैं यही सोच रहा था कि तुम नहीं आओगी। आई एम सरप्राइज, पुरजोश अंदाज में कहते हुए एलिस से खुश दिली से गले मिला था। और अर्जम, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है कि एलिस जवाबन मुस्कुराकर दिल फरेबी अंदाज में बोली थी। ईशा ने नागवारी से अर्जम को उस लगड़ी गले मिला था। अर्जम, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है कि एलिस जवाबन मुस्कुराकर दिल फरेब अंदाज में बोली थी। ईशा ने नागवारी से अर्जम को उस गली लड़की से गले मिलता देख रही थी। मसूफ को शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। सामने बीवी बैठी हुई है, सामने ये हाल है तो पीठ पीछे पता नहीं क्या करते होंगे। उसने किलस कर सोचा था। उसने सोच लिया था कि उसे अर्जम से बात ही नहीं करनी। हाय नाटी बॉय, वो अभी माँ से मुखातिब थे। प्रीशा ने तो पहले ही सोच लिया था वो भी उसे गले मिले गबकोर उसके जो है। हाय एलिश, इमाद ने बैठते बैठते ही रस्मी बातचीत की थी। जब भी प्रीशा ने इमाद को हैरत से देखा था। चुड़ैल, मैं तुमसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। इमाद ने उनके कान के करीब जाकर गमगीर लहजे में सरगोशी की थी। नाक से फिसलते चश्मे को ठीक करते हुए उसने इमाद को घूर कर कंधे पर धमुका रसीद किया था। उसने हंसकर पीछे होते हुए एक आंख विंग की थी। प्रीशा ने सरपटा कर सबको देखा, कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने शुक्र किया था। एलिश, उनसे मिलो, माई वाइफ ईशल, और ईशल ये अर्जम है। एली का ईशा से तारुफ करवाया था। माय वाइफ, बदतमीज। ईशा ने तेज नजर अर्जम पर डाली थी। और एली हम तीनों की कॉलेज टाइम की बेस्ट फ्रेंड भी है, जो कल ही अब्रॉड से आई है, और शारी की कजन भी है। नाइस टू मीट यू ईशल। एली ने खुश दिली से ईशल से हाथ मिलाया था। मी टू ईशल चेहरे मुस्कुराहट सजाए जवाबन गर्म जोशी से बोली थी। ईशल, माई चुड़ैल। ईमान ने प्रीशा की जानिब इशारा किया तो प्रीशा ने खा जाने वाली नजरों से इमाद को देखा था। ईमान ने टेबल बजा गाना के सुर बखेरे थे। इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। इमाद, नॉट चुड़ैल। इमाद इस टू क्यूट गर्ल। ईशल ने प्रीशा से खुशी से हाथ मिलाया था। अबे शाली, तू किसे ढूंढ रहा है? इमाद ने शाली को इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा था। शायद वो अपनी दुश्मन जना की ताश में था, जो उसे वहां दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी कुछ नहीं, बस उसे ही देख रहा था। होटल के पिछले जाने खूबसूरत लान के साथ स्विमिंग पूल बना हुआ था। थोड़े ही फासले पर वॉकिंग ट्रैक भी था। खुली फिजा में आकर वो कुछ सुकून महसूस कर रही थी।